A very good evening to all of you. Hope you people have really enjoyed all the एग्जाम रिव्यू सेशंस जो हम लोग सुबह से कंडक्ट कर रहे हैं और लगातार आप लोग उससे जुड़े हुए हो। आज के सेशन में हमारे SBIPO का जो सेशन चलता है 4:45 से, यहाँ पे हम लोग कुछ स्पॉटिंग एरर्स डिस्कस करेंगे। हमने कल ही शायद आप लोग को बताया था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्पॉटिंग एरर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। लास्ट डे भी कुछ स्पॉटिंग एरर्स बनाए थे, आज भी कुछ स्पॉटिंग एरर बनाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ न्यू रहेगा, है ना। हमारा जो पैटर्न है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बदलता रहेगा। जितने अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस पॉसिबल है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच वन ऑफ देम। फाइन, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम इन डिस्कशन, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन। आप लोग फटाफट एक बार इंस्ट्रक्शंस को जल्दी जल्दी रीड कर लीजिए। देखो क्या बोला है, क्विकली रीड करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। इंस्ट्रक्शंस इसके जरूरी है, एक्चुअली जरूरी है, यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते। तो कोई भी पर्सन इंस्ट्रक्शंस को स्किप नहीं करेगा, एकदम फटाफट रीड करके आप लोग बताइए। चलो हम भी पढ़ लेते हैं आप लोगों के साथ, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। In the following questions, a long sentence with two short highlighted part is given. आपको एक इस तरीके से बड़ा सा सेंटेंस मिलेगा और उसमें से ऐसे दो पार्ट्स क्या रहेंगे, हाईलाइटेड रहेंगे। You have to choose the option which consists of the correct phrases. इसमें से आपको correct phrases ढूंढने हैं। To replace the highlighted parts, उस part में जो replace करेगा उसको देखने के लिए। If the highlighted parts are already correct, अगर वो highlighted part already correct है तो choose the option number 5. अगर ये highlighted दोनों part correct है तो हम लोग option number 5 को choose करेंगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, here is your first question. एकदम फटाफट शुरू करेंगे क्वेश्चन को, क्विकली सॉल्व करिए, एकदम क्विकली फटाफट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। लेट्स सी किसका आंसर करेक्ट होता है। करना क्या है, ये जो दो बोल्ड पार्ट आपको दिख रहा होगा ना, आज फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है क्योंकि क्वेश्चन लेंदी था, हमने फॉन्ट बदला और ये एकदम छोटू सा हो गया। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, हैज बीन टाइटन्ड इन द कोर्ट प्रेमाइसेस, और दूसरा on one no one could enter into the courtroom। इन दोनों फ्रेजेस के अलग अलग ऑल्टरनेटिव आपको नीचे ऑप्शंस में दिए हैं। देखो, ए पार्ट बी पार्ट सब में आपको दिख रहा होगा। तो ये सारे ए और बी पार्ट को पढ़ना है, पढ़ के फिर आपको एनालाइज करना है कि आपका आंसर क्या है। अब देखो, नो करेक्शन रिक्वायर्ड है ना, नो करेक्शन रिक्वायर्ड फिलहाल तो अपने को दिख नहीं रहा है, तो वी आर गोइंग टू फॉलो ईच एंड एवरी फ्रेज। ठीक है, सारे फ्रेजेस को पढ़ के फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, इसमें नो करेक्शन ऐड ही नहीं किया है ना। इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा ग्लिचेस आ गया, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है। बताओ, तो अब तक आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा, है ना। पढ़ते हैं। Ahead of the hearing, security has been tightened in the court premises in Lucknow and no one could enter into the courtroom। पहला बात तो ये है, एक्टिव वॉइस में जब कभी भी अपने लोग एक्टिव वॉइस में बात को एड्रेस करते हैं, उसमें अगर एंटर होता है ना, जब कभी भी एक्टिव वॉइस में हम बात करते हैं, अगर उसमें एंटर होता है तो उसके बाद कभी भी अपने लोग इनटू को यूज नहीं करते, है कि नहीं। जब कभी भी हम लोग एक्टिव वॉइस में बात करते हैं, उसमें एंटर होता है तो इट शुड नॉट बी फॉलोड बाय इनटू, है कि नहीं। चलो तो हम लोग देख लेते कौन से ऑप्शन में इनटू नहीं है। इसमें इनटू है मतलब ये ऑप्शन गलत, इसमें भी इनटू है तो ये ऑप्शन भी गलत, इसमें भी गलत, इसमें भी गलत, तो एक ही ऑप्शन तो है जिसमें विदाउट इनटू है। तो देखो, अगर आप इसको पहले पढ़ते फिर इसको पढ़ते तो बहुत सारा टाइम जाता। तो आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलो, जो पहले देख के हम लोग उसको अंडरलाइन करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। बताइए, आप सारे लोगों को समझ में आ गया है ना, नहीं तो हम एक बार फिर से बता देते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि एंटर, यहाँ पे लिख ही देते हैं नोट बोल के। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि कौन कौन, एंटर, ऑर्डर, रिजाइन या तो कॉम्प्राइज, etc. These are the words enter, order, resign, comprise, etc. which will never be followed by
any preposition in active voice. अपने बात कभी भी एक्टिव वॉइस में कोई भी preposition को फॉलो नहीं करेगा. इज इट क्लियर? तो दीज आर द वर्ड्स एंटर, ऑर्डर, रिजाइन, कंप्राइज, ये सारे हो गए. ये लोग कभी भी एक्टिव वॉइस में अपनी बात preposition को यूज नहीं करेगा. इसका डिटेल रूल आपको कोई भी preposition की क्लास में मिल जाएगा. ठीक है? 9:45 में जो हमारा सेशन चलता है उसमें हम लोग थोड़ा बहुत चैप्टर को इन डिटेल डिस्कस करते हैं. आप लोग वहां पे preposition वाले सेशन को एक बार फॉलो अप कर लेना. देखना वहां पे इस रूल को मैंने इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है. अपकमिंग वीक में एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है? जब preposition पढ़ाया जाएगा. फाइन. तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3. तो क्या हमको ऑप्शन ए, पार्ट ए को पढ़ने का कोई भी जरूरत है? नहीं ना, पार्ट ए को पढ़ने का बिल्कुल हमें जरूरत है ही नहीं. नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. दिस इज आवर पॉइंट नंबर 2 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. पॉइंट नंबर 2, जल्दी जल्दी स्टार्ट करिए. एंड योर टाइम इज अप. चलो आप लोग आंसर बना लिए ना? 45 सेकेंड कम तो नहीं पड़ रहा है. देखो नॉर्मली हम लोग स्पॉटिंग एरर में कितना टाइम देते हैं? 30 सेकेंड्स, है ना? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैंने थोड़े सेकेंड्स बढ़ा दिए, लेकिन टारगेट इसका भी 30 सेकेंड का है. एक क्वेश्चन 30 सेकेंड, राइट? चलो पढ़ते हैं. द अनलॉक गाइडलाइंस हैव मच फ्यू रेस्ट्रिक्शंस. एक तो मच ऊपर से फ्यू है कि नहीं? एक तो मच ऊपर से क्या? फ्यू, राइट? दूसरा बात, though local administrations in some states are heavily relying for voluntary curfew. heavily relying for voluntary curfew. ठीक है? तो देखो दोनों में ही गड़बड़ी हमको दिख चुका है. अच्छा एक बात बताइए, एडवर्ब का एक रूल है. एडवर्ब चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका एक छोटा सा रूल ये है कि हम लोग वेरी और मच के बीच में क्या डिफरेंस पता है हम लोग को? कब अपने लोग वेरी को यूज करते हैं, कब अपने लोग मच को यूज करते हैं. मैं बहुत अच्छी हूँ. आपने मुझसे पूछा कि मैडम आप कैसे हो, पूछते हो ना आप लोग कभी कभार. तो आपने आज मुझसे पूछा कि मैडम आप कैसे हो आज, तो मैं बोलूंगी मैं बहुत अच्छी हूँ. इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, है कि नहीं? मैं बहुत अच्छी हूँ तो मैंने लिखा वेरी गुड. अब मेरा 2-3 दिन पहले तबीयत बहुत खराब था, है ना? अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैडम आप कैसे हो, अभी आपका तबीयत कैसा है? तो मैं बोल रही हूँ पहले से काफी अच्छा है. तो बताइए बहुत और काफी में डिफरेंस है ना? यस और नो, राइट? तो आप लोग मुझे बताइए इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, मच बेटर. तो एक बात तो क्लियर हो गया. गुड कौन सा डिग्री था? गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री था, उसको किसने क्वालिफाई किया? वेरी ने. गुड हमारा कौन सा वाला डिग्री था? गुड हमारा पॉजिटिव डिग्री था, उसको किसने क्वालिफाई कर दिया? वेरी ने. बेटर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है. क्या है बोलो? बेटर. बेटर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, उसको किसने क्वालिफाई किया? मच ने किया. तो आप लोग बताइए मच के बगल में फ्यू वर्ड जा रहा है क्या? मच अगर अपने बाद अलाउ किसी को करेगा तो वो कंपैरेटिव होगा. तो आप पहले ढूंढ लो ना मच फ्यूअर कहाँ लिखा है. मच फ्यूअर यहाँ है, मेनी फ्यूअर नहीं होगा. मच फ्यूअर यहाँ पे है, मच फ्यूअर यहाँ पे है, मच फ्यूअर यहाँ पे. अब तो क्या करें, इतना सारा तो आंसर होगा नहीं. अब इसी वजह से हमको सेकंड ऑप्शन में जाना पड़ेगा. अब एक बात बताइए, रिलाई वर्ड को जब कभी भी अपने लोग यूज करते हैं, मैं ना आप लोगों पे डिपेंड करती हूँ. अगर आप लोग क्लास में आओगे तो मैं क्लास कंटिन्यू करूंगी. अगर आप लोग क्लास में आना बंद कर दोगे तो मैं क्लास को किसको पढ़ाऊंगी? बताओ, मैं खुद को तो नहीं पढ़ाऊंगी लाइव आके, है कि नहीं? तो आई हियर रिलाई ऑन यू. देखो मैंने क्या बोला? रिलाई ऑन यू. फॉर थोड़ी ना. रिलाई अपने बाद हमेशा किसको प्रेफर करता है? ऑन को प्रेफर करता है. तो क्या बोलेंगे? स्टेट्स आर हेवीली रिलाइंग ऑन वॉलेंटरी कर्फ्यू. ठीक है? तो बताइए ऑन कहाँ पे लिखा है? रिलाइंग ऑन,
रिलाइंग ऑन, रिलाइंग ऑन, रिलाइंग विथ को काट दो, रिलाइड ऑन को काट दो। अब देखो 1 2 3 ये तो ऑलरेडी कैंसल्ड है, ऑप्शन नंबर 2 तो ऑलरेडी कैंसल्ड है पार्ट ए के लिए। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है जरा अब चेक करेंगे। स्टेट्स बोला है यहाँ पे बोला है स्टेट इज हेविली रिलाइंग ऑन, और यहाँ बोला है स्टेट्स आर हेविली रिलाइंग ऑन। तो बताइए ये अनलॉक वाला जो केस है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए है कि पूरे स्टेट्स के लिए है, सारे इंडिया में, पूरे इंडिया के लिए है। ये जो हमारा लॉकडाउन हुआ था किसी एक पर्टिकुलर स्टेट वाइज लॉकडाउन हुआ था या ओवरऑल लॉकडाउन हुआ था? सेंटर ने डिसाइड किया था ना लॉकडाउन, तो वो तो कुछ महीने का ओवरऑल लॉकडाउन था, फिर फेज वाइज अलग अलग स्टेट में अनलॉक फेज 1, अनलॉक फेज 2, इस तरीके से अनलॉक हुआ। तो कंसेप्चुअली देखे तो स्टेट नहीं होगा, एक स्टेट का बात नहीं है, ये पूरे स्टेट्स का है। तो बताइए ये तो हो गया कंसेप्चुअल। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ही आपको इन चीजों के बारे में पता रहेगा, तो न्यूज़पेपर का पढ़ना कितना जरूरी है समझ में आया। ग्रामर देखेंगे तो स्टेट इज एकदम करेक्ट है, स्टेट्स आर एकदम करेक्ट है। तो आप लोग बताइए ग्रामर भी कभी कभी काम नहीं आता है, जहां कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन है बताओ? ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, कंसेप्चुअली एंड ग्रामेटिकली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई गेस इट इज। अगर कुछ भी डाउट होगा आप लोग क्लास के एंड में मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्लियर हो गया सबका? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी है ना, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट करके इसको कर लो। इसी क्वेश्चन की वजह से मुझे फॉन्ट बदलना पड़ा था, एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे एक पीपीटी में। चलो फिर मैं टाइमर रन कर देती हूँ, क्विकली सॉल्व इट फॉर मी। टाइमर तो खूब तेजी से भाग रहा है, उतने तेजी से आप लोग भाग रहे हो भी कि नहीं? एंड योर टाइम इज अप। आप लोगों ने, सारे लोगों ने आंसर बना लिया या थोड़ा सा और वेट कर ले? चलो 1 मिनट का वेट कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा, 1 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 45 सेकेंड तो ऑलरेडी वेट कर लिया, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। बाकी लोग फटाफट आंसर अपना बना लो, जल्दी जल्दी पढ़ो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैं टाइम थोड़ा ज्यादा दे रही हूँ। फटाफट जितने भी लोगों का बाकी है ना जल्दी जल्दी सॉल्व करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए क्या आपका आंसर है। अब खुद ही चेक कर लीजिएगा कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है भी कि नहीं। चलो अब देख लेते हैं, पढ़ते हैं सेंटेंस को, है ना। द मिनिस्ट्री स्टेटेड दैट फॉर रीओपनिंग, कर्सर किधर है, ये रहा। The ministry stated that for reopening of schools and coaching institutions, state and the union governments have been given the flexibility to take, ये वाला first part, a decision after 15th October 2020 in a graded manner, one by one, and the decision shall be taken for consultation with the respective school or institution management based on their assessment of the situation। अब देखो प्लेस टू प्लेस सिचुएशन वैरी है, हो सकता है मेरे घर के यहाँ पे कोरोना बहुत ज्यादा स्प्रेडेड है कि नहीं, कोरोना आउटब्रेक या कोरोना का सिचुएशन, स्थिति बहुत खराब हो सकता है आपके घर के पास वो एकदम कंट्रोल्ड है, लोग बीमार हो ही नहीं रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं लोकल बॉडीज के साथ डिस्कस करके ही हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। हमने सेंटर में बैठे कोई डिसीजन ले लिया और स्टेट में वो इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। अब तो हम लोग को वार्ड वाइज भी चेक करना पड़ेगा कि कौन से वार्ड में क्या स्थिति है। फाइन, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो लाइन को पढ़ो। गवर्नमेंट्स बोला है, गवर्नमेंट्स क्यों बोला है, क्योंकि यूनियन और स्टेट को अलग अलग हमने रेफर किया है। देखो
गवर्नमेंट्स बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग से, यूनियन गवर्नमेंट अलग से, वी आर गोइंग टू रेफर इट लाइक दिस, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी टू। अब आप बताइए, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट्स के बाद हैव वर्ड तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कुछ नहीं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है इसीलिए बीन और गिवन भी करेक्ट है। मतलब फर्स्ट वाले ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपने में एकदम करेक्ट है। तो पहले ये चेक कर लो कहां कहां पहला ऑप्शन चेंज हो गया, चेंज हो गया काट दो। गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक हो सकता है, गवर्नमेंट्स हैव गिवन बिल्कुल नहीं, governments have been given the flexibility to take हो सकता है, governments have been given the flexibility to take हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 एवे ही कट गया, है ना। अब सेकंड वाले पार्ट को पढ़ो। A decision after 15th October 2020 in a graded manner and the decision shall be taken for consultation। अच्छा एक बात बताइए, shall be taken for consultation, क्या ये appropriate preposition है? मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन जैसे हम लोग रखते हैं, तो उसमें अगर मैं फॉर ऑब्जर्वेशन बोलूंगी तो चलेगा क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे ये जो प्रेपोजिशन है ये गड़बड़ है। अब आपको पहचानना है कि कौन सा करेक्ट प्रेपोजिशन है, तो देखो पढ़ते हैं। द डिसीजंस वैरी, ये तो पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन तो पहले ही कट है कि नहीं। दूसरा वाला देख लो, दूसरा वाला क्या है? द डिसीजन वाज टेकन, द डिसीजन वाज टेकन मतलब ये ऑलरेडी ले लिया गया है कि नहीं। तो डिसीजन वाज टेकन बोलेंगे तो मीनिंग ही बदल जाएगा, डिसीजन शैल बी टेकन मतलब फ्यूचर में लेने वाले हैं 15 अक्टूबर 2020 के बाद, है ना। तो अभी की सिचुएशन से देखें तो ये तो पास्ट में चला गया है, तो क्या द डिसीजन वाज टेकन इन कंसल्टेशन होगा? नहीं, फिर हो जाएगा टेकन इनटू, है कि नहीं, कंसल्टेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, राइट। तो ये वाला ऑप्शन इस वाज के लिए थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्यों? क्योंकि डिसीजंस बोला गया था या डिसीजन बोला गया है, वो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में है। दूसरा देखो, द डिसीजन शैल बी टेकन इन कंसल्टेशन, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। इधर द डिसीजन शुड बी तो बिल्कुल नहीं, एडवाइस बिल्कुल नहीं कर रहे। एंड द लास्ट वन सी, द डिसीजन शैल बी टेकन इन कंसल्टेशन, तो जब शैल है हम लोग शैल को शैल ही रखने का कोशिश करेंगे, वाज नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्लान का बात किया जा रहा है ना, प्लान का बात किया जा रहा है। डिसीजन आफ्टर बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या है, डेट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर अगर हम लोग बोल रहे हैं मतलब हम लोग फ्यूचर को रेफर कर रहे हैं, है कि नहीं। दैट इज वाई यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 ग्रामेटिकली करेक्ट है। इस डेट को दे के मैंने आपको कंफ्यूज करना चाहा, लेकिन आई थिंक आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, सेंटेंस को प्रॉपरली आंसर दिया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। इज इट क्लियर? देखो कुछ भी डाउट अगर होता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, टेलीग्राम में पूछ लेना, ठीक है। इंग्लिश महिंद्राज लाइव वाला जो हमारा चैनल है उसमें आप लोग अपलोड करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करके बताइए। एंड योर टाइम इज अबाउट टू गेट कंप्लीटेड, खत्म। अब पढ़ते हैं हम लोग। TCS is not an additional tax but is in nature of advance income tax, है ना। TCS is not an additional tax, ये जो हमारा TCS है ये additional tax नहीं है, ये एक टाइप का advance income tax है। और TDS है ना, advance income tax और TDS, तो मैंने क्या गलत लिखा है यहाँ पे, TDS के बदले TCS लिख दिया, ऐसा किया है क्या? चलो ना एक बार इसको कंसीडर कर लेंगे, फिलहाल मैं क्या लिखूंगी, नहीं एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, हो सकता है, फाइन। और टीडीएस, क्योंकि और टीडीएस है ना इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, जो भी है। नेक्स्ट उसके बाद, एंड इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 10th October, नहीं 1st October, and gets applied only in case where the receipt of sale consideration expands
50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर 50 लाख से ज्यादा है तो ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नॉट, है कि नहीं। अब हम लोग फॉलो अप करें, पढ़ना स्टार्ट करें। एडिशनल टैक्स बट इज इन नेचर ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। अच्छा एक बात बताओ, एडिशनल टैक्स बट इज इन नेचर, कोई आर्टिकल वार्टिकल नहीं आएगा। टीसीएस इज नॉट एन एडिशनल टैक्स। देखो एडिशनल के सामने तो आर्टिकल आया ना, तो बट उसका कंजंक्शन, उसके बाद नेचर के सामने आर्टिकल नहीं आएगा, आएगा ना, कौन सा वाला, क्योंकि आप स्पेसिफाई कर रहे हो। एडिशनल टैक्स बोला है यहाँ पे, स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन एडवांस इनकम टैक्स ये वाला तो आप स्पेसिफाइड कर रहे हो ना, यस और नो। एडवांस इनकम टैक्स को हम लोग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, दैट इज व्हाई नेचर के सामने एक डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए। तो जरा ढूंढो, इधर में भी द, इधर में भी द, इधर में भी द, इधर में भी द, यहाँ पे भी द। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ना हमारा टाइम वेस्ट करके चला गया। अब आएंगे हम लोग कहाँ, सेकेंड वाले ऑप्शन में। तो सेकेंड वाले ऑप्शन को पढ़ो, रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन एक्सपैंड, है ना, रिसीट ऑफ सेल कंसिडरेशन एक्सपैंड, 50 लाख से ज्यादा एक्सपैंड करेगा, 50 लाख रुपए ऐसे बढ़ जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे एक्सपैंड नहीं होगा, एक्चुअली में होना क्या चाहिए, एक्सीड, है कि नहीं। एक्सीड मतलब बढ़ गया, अगर 50 लाख से ज्यादा हुआ, ज्यादा को क्या बोलते हैं, एक्सीड बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर एक्सीड अगर होगा तो यहाँ पे एक्सपैंड है काटो, यहाँ पे एक्सपैंड है काटो, इसको एक्सीड है, ये एक्सीड है, ये एक्सपैंड है काटो। अब दोनों वर्ड को पढ़ना पड़ेगा। रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन एक्सपैंड्स, रिसिप्ट ऑफ सेल कंसिडरेशन एक्सपैंड्स, दोनों ऑप्शन सेम है क्या। टैक्स, अच्छा ये एंड लगा दिया है, एंड लगा दिया है तो गलत है ना, अगर हम एंड लगा देंगे तो मीनिंग ही तो बदल जा रहा है, यस और नो। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। देखो छोटा सा एरर था यहाँ पे, एंड अगर इसको ओवरलुक कर देते तो फंस जाते, गलत हो जाता। तो एंड नहीं बोलेंगे, अगर कॉन्ट्रास्ट है तो भाई कॉन्ट्रास्ट ही रखेंगे, मीनिंग को कभी नहीं बदलना है। जब कभी भी आप कोई भी स्पॉटिंग एरर कर रहे हो, बी केयरफुल, यू आर नॉट एवर अलाउड टू चेंज द मीनिंग, कभी भी मीनिंग चेंज करना हमें अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करके आप लोग बता दीजिए, एकदम क्विकली सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, छोटू सा क्वेश्चन है, अभी बन जाएगा। टाइम इज अप, पढ़ते हैं। इट इज नॉट मीन टू बी यूज्ड एज प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव थेरेपी, मतलब पैसिव वॉइस में यूज करे है ना। इट इज नॉट मीन टू बी यूज, अच्छा एक बात बताइए, मीन का मतलब वो होता है ना, मीन पर्सन काइंड ऑफ, या मीनिंग, है कि नहीं। आगे पढ़ो, द रिकवरी पीरियड इज लाइक टू बी लॉन्गर, इज लाइक टू बी लॉन्गर ऐसे तो नहीं बोलते हैं, लाइकली होता है। देखो तो जरा लाइकली कहीं है कि नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, काट दो, इधर में है। और नो करेक्शन रिक्वायर्ड, देखो लास्ट में सबसे छोटा वाला जो है उसमें दे दिया हमने, है कि नहीं। तो अब आप लोग बताइए, इट इज नॉट लाइकली टू बी लॉन्गर, अगर ऐसे बोला तो ये सारे 1 2 3 है। अब आगे वाला देखो, इट इज नॉट मेंट होना चाहिए, देखो मेंट यहाँ पे है, मीन यहाँ पे है, काट दो। इधर में तो ये गलत है, इसको काट दो, इधर में मेंट है, इसको टिक करो। अब इन दोनों में से देखना पड़ेगा। मेंट टू यूज, मेंट टू यूज मतलब क्या हो गया, पैसिव का एक्टिव बना दिया, पूरा मीनिंग ही तो बदल गया ना। इट इज नॉट मेंट टू बी यूज विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। देखो पैसिव को पैसिव ही रखना पड़ेगा, है कि नहीं, नहीं तो मीनिंग बदल जाएगा। वो क्यूरेटिव थेरेपी या प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए नहीं बना है, लेकिन हम लोग उसी में यूज कर रहे हैं। ऐसा अगर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, मतलब क्या हम इसके लिए नहीं बने हैं। तो ये जो इट बोल के जिस भी चीज को रेफर करे वो प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव थेरेपी में यूज होने के लिए नहीं बना है। तो बताइए, पैसिव है ना, meant to be used as a preventive ऐसे बोलना पड़ेगा। तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, कौन करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। फाइन, तो आई गेस मैक्सिमम लोगों ने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया होगा, अगर नहीं किया है डू नॉट वरी,
हम लोग इस तरीके के प्रैक्टिस सेशन लाते रहेंगे। फाइन, चलिए ये जो 2 वोकैबुलरी है हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो इसको जस्ट इग्नोर कर दीजिए, डू नॉट, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है प्रीवियस क्लास का, है कि नहीं, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो इसको लेके टेंशन मत करिए। आज का अगर हम लोग वोकैबुलरी देखें तो हम लोग अगर अलायंस वर्ड का ट्रिक पूछे आपसे, हम लोगों ने आज के प्रीवियस क्लास में अलायंस और डेलीगेट का एक ट्रिक बनाया था। क्या बोला था, उसको रिवीजन के लिए मैंने रखा है। क्या बोला था बताओ, कि वी विल फॉर्म an alliance to be delegates, है ना, आप और मैं अलायंस फॉर्म करके डेलीगेट्स बन जाएंगे। ये था हमारा लॉजिक। फाइन, तो आज का वर्ड अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा कि हम लोग अगर इम्प्यूट बोलेंगे तो इम्प्यूट का मतलब क्या होगा, आज का वर्ड ये रहेगा। आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इम्प्यूट? पहले आप लोग इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। इम्प्यूट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इम्प्यूट? फटाफट बताइए, देखो आप लोग गेस करने का कोशिश करो। इम्प्यूट का मतलब एनी आइडिया? हिंदू एडिटोरियल का ही है, आप लोग लास्ट डे का मतलब प्रीवियस क्लास का एक बार एडिटोरियल पढ़ लेना, उसमें आपको ये वर्ड मिल जाएगा। इम्प्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट। तो इसी कहानी में जोड़ देते हैं, वी विल फॉर्म एन अलायंस टू बी डेलीगेट एंड इम्प्यूट समथिंग टू आवर सोसाइटी। तो देखो कहानी बनता जा रहे हैं, हम लोग वर्ड को जोड़ते जा रहे हैं और कहानी बनाते जा रहे हैं। लास्ट क्लास का वर्ड दोनों और आज का वर्ड मिला के हम लोगों ने क्या कर लिया, आज का ये वर्ड भी हम लोगों ने इसमें मर्ज करके अपना रूल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड नाइट।